अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आर्या नीलम की तैनाती को पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई इदारों से माफ़ी मांगें तो फिर जो है उनको कौमी धारे में शामिल किया जा सकता है। ये मशरूत माफ़ी जो है वो इदारों के साथ क्यों मुंसलिक की गई, और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर गुफ्तगू में दीगर अहम पहलुओं पर भी बात की, उस पर हम भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक बरतानवी सहाफ़ी को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, बावजूद इसके कि उनके पास अदालती अहकामात थे। इस पर भी हम बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कमर बेकन, सलमान अनीस, सफीना खान और उमर दराज कोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं कमर बेकन साहब आपसे जानना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान जो है उन्होंने इसको चैलेंज किया है। पहला सवाल तो ये है कि ये ख्याल इतना अरसा पहले नहीं आया, अब अचानक ये ख्याल आ गया कि उनकी तैनाती सही नहीं है और उसको चैलेंज कर दिया गया है। क्या मामलात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह की जो पटिशन्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खुसूसन तैनाती को चैलेंज करने वाला ये जो मामला है, ये मुझे इस वक्त तो मशकूक ज़रूर लग रहा है, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी इस तरह की है। और इस वक्त जब 8 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं, हालांकि उनको तब्दील करने की जो बात थी वो जस्टिस आलिया नीलम ने रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो तब्दील नहीं हो सकते। ये उनका पहला जो है उसके ऊपर आया था रिस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद एक ख़बर ये भी है, इस वक्त जो आजकल की ख़बर है वो ये आ रही है कि इसमें से उम्मीद ये जाहिर की जा रही है या इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, तो गलत ना होगा, कि 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे और उनके जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से जो है वो लगाए जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत थी कि आप आपस में मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद इन ट्रिब्यूनल्स को देखें कि अगर इनकी में कोई तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अब हमें यह ज़रूर मालूम हो रहा है कि इसमें से 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वो इस तरह से कि उनके जजेस तब्दील हो जाएंगे और बाकी 4 जो हैं वो वही रहेंगे जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने बनाए थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती को जो चैलेंज किया गया है, ये सस्पिशियस ज़रूर है। इस तरह की जो पटिशन्स होती हैं वो एक वक्त होता है जब दायर कर दी जाती हैं, वो उस वक्त के लिए दायर नहीं की जाती कि उनके ऊपर फौरी कोई अमल हो, उनके ऊपर फौरी कोई प्रोग्रेस हो। लेकिन हमने माजी में भी ये देखा कि कुछ अरसे के बाद वो पटिशन टेकअप कर ली जाती हैं। तो इस वक्त हमें यह भी देखना होगा कि ये 6 जो वकला हैं जिन्होंने ये पटिशन दायर की है, वो माजी में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, आबिद ज़ुबैरी साहब भी उसमें शामिल हैं और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता भी हैं, हामिद खान ग्रुप भी उनके साथ है। उनकी तरफ से जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री को चैलेंज किया जाना, ये एक ऐसा अमल है जिसको ज़रूर शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के मुताबिक जो सीनियरिटी का असूल है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर बात करने के लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का अपना ही एक प्रिंसिपल था स्टांस माजी के अंदर की जो सीनियरिटी के जो रूल है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, सीनियर जजेस को पहले आना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक और नुक्ता, उसकी तरफ भी मैं ज़रूर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक तो सीनियरिटी को बाईपास करके 2 जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। काजी फाइज ईसा साहब अपने ही स्टांस से मुकर गए, पीछे हट गए। अब यूनानिमसली ये सारे जजेस ने फैसला किया था, ये किसी एक जज या सिर्फ अक्सरियत से फैसला नहीं था, सब जजेस का इसके ऊपर इत्तफाक था कि आलिया नीलम साहिबा को लगाना है। लेकिन बाकी 2 जजेस हैं, उनको ना लगाने की वजूहात नहीं बताएगी कि वो सीनियर भी थे, उनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्यों नहीं लगाया गया, ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर ये डिस्कस हुआ था इजलास के अंदर कि उनके खिलाफ कुछ शिकायत हैं, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में तो वो फैसले ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो आईन और कानून के मुताबिक वो फैसले टिक नहीं पाए, ख़त्म हो गए या उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात और कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसे सबूत है जिनकी वजह से उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे जज या 2 ऐसे जज जिनको
कुछ शवाहिद, शिकायत या सबूतों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो एज इट इज जजेस रहकर जरूर फैसला कर सकते हैं। तो ये मंतक भी कोई समझ नहीं आती। अगर तो उनके खिलाफ शिकायत है, उनको देखा जाए, कार्रवाई की जाए, उनको बताया जाए, उसकी इंक्वायरी हो। अगर शिकायत नहीं है तो मेरे ख्याल में सीनियरिटी के असूल के मुताबिक ही जो है इस मामले को देखा जाना चाहिए था। फेवरेटिज्म को मेरे ख्याल में साइड पर रखकर फैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजिया साहब जब नहीं थे चीफ जस्टिस, तो ये कहा जाता था कि बहुत अपराइट है। तो मेरे ख्याल में गलत फहमी थी, और वो बहुत सारे लोग जो उस वक्त दिफा किया करते थे, उनकी ये गलत फहमी अब दूर हो चुकी है। ठीक है, आज़ार सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, जस्टिफिकेशन ज़रूर दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से भी, लेकिन सलमान, आपके नज़दीक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमत के हक में खुलकर जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है, और दूसरी जानिब उसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी जो है उनकी तैनाती को भी चैलेंज किया है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई कुछ है, आप समझते हैं कि दाल में कुछ काला है? पूरी दाल ही काली है मुर्शद। अच्छा, ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बात ये है कि देखें, ले दे की सियासत है, ले दे के लोग हैं, पैसे मिलते हैं, आ जाते हैं, एक नया नैरेटिव जो है वो मार्केट के अंदर देते हैं, कुछ दिनों के लिए मंजन चलता है, आप और हम टॉक शोज के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाता है। ये जो बार काउंसिल्स को पैसे लगने वाली जो बात है, ये भी कोई किस्सा नया नहीं है। अगर आपको याद हो तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वापस आने के बाद, रीइंस्टेट होने के बाद, बार काउंसिल्स के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो फंड्स उनको रिलीज किए गए थे कि जी आप अपनी जो बार काउंसिल्स हैं उनको अपग्रेड करें और यहाँ पे लाइब्रेरियाँ बनाएं और लोगों के बैठने के लिए वेटिंग एरियाज बनाएं। तो इट्स अ सटल वे ऑफ ब्राइबिंग सर्टेन सर्कल्स एंड गेटिंग देयर जॉब डन। और उसके नाम के ऊपर अब मैं यकीन करें कि ये बड़े दुख की और तकलीफ की बात है कि हमारी जो वकला बरादरी है वो भी फिर एक तरफ चलना शुरू हो जाती है, नैरेटिव टो करना शुरू कर देती है। जैसा कि आज अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बार काउंसिल की तरफ से जो है वो प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, तो कुछ हुआ है ना बैकग्राउंड के अंदर को। मेरा ख्याल है पैसा चला है, तो ख्याल क्या है, यकीनन पैसा चला है, और वो यही है सटल तरीका कि आपकी जो बार्स हैं उनको पैसा लगेगा, वो एक डिफरेंट नैरेटिव टो करना शुरू कर देंगे। मेरा हमेशा से जो सवाल होता है, जो यह होना चाहिए मोर लॉजिकली, वो ये है कि ये सर्कस कब तक चलेगा, ये मंडी कब तक लगी रहेगी, कभी वकला की, कभी आपके पॉलिटिशियंस की, कभी आपके ब्यूरोक्रेट्स की, कभी आपके बिजनेसमैन की। हर कोई आ जाता है अपना हिस्सा डालने के लिए और बर्बाद करता है सिस्टम को भी और चीजों को भी। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ये वो वाहिद हकीकत। कौन लगाता है ये मंडी, सलमान साहब? आपको नहीं पता? नहीं, आप सवाल कर रहे हैं ना बजाते खुद के इसको खत्म हो जाना चाहिए, फिर जाहिर है हल भी उसी में होगा ना। मुख्तदर हल्के हो तो उसकी डायग्नोज होगा तो जी। लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने इंटरेस्ट हैं। ये जो पॉलिटिक्स सरायत कर गई है ना, सरतान की तरह, कैंसर की तरह हमारी हड्डियों के अंदर, ये उसके ही शाखसाने हैं। जब आप हर मकतबा हाय फिक्र के अंदर सियासत को परवान चढ़ाएंगे तो यही होगा। जो आज जजेस के ऊपर ऑब्जेक्शन की जा रही है, कल वो मंजूर नजर थे, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला भी उससे कोई नैरेटिव थोड़ा सा एड्रेस हो रहा था, उससे कोई एक नई तब्दीली की भी कोई जरा मैसेज दिया जा सकता था। दो डिसीजंस ये ट्रिब्यूनल के मंशा के और मर्जी के खिलाफ आए हैं, तो उन्हीं को हटाने की बातें की जा रही हैं। तो ये वही आप और हम जानते हैं कि ये ले दे का ही मामला है सारा का सारा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा मामला नहीं है। अच्छा, इसी में सफीना खान, आपने देखा होगा कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी तकरीब अलबरदारी में खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शिरकत की, और उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ज़ाहिर एक खातून है जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी हैं, और उसको बड़ा सराहा जा रहा था, हर तबके की जानब से सराहा गया। और अब क्या मामला हुआ, क्यों ये राहें आप समझती हैं कि जुदा हो गई? उनका इंसाफ पसंद नहीं आया, ना इंसाफी पसंद नहीं आई, क्या मामलात क्या है? जी थैंक यू एतजाज। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो मिस जस्टिस साहिबा है उनका इंसाफ पसंद नहीं आया, वरना लाया तो उनको इसीलिए गया था कि शायद एक वुमेन बैठी हैं पंजाब के अंदर और एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज जा रहा है, और उसको उन्होंने खूब कैश भी करवाया था, जो हमने सबने अप्रिशिएट भी किया था
लेकिन जो है वो तहरीके इंसाफ ने काफी इसके ऊपर जो है उनको क्रिटिसाइज भी किया था। कह रहे थे वो पुरानी जब वो जस्टिस थी, जब एक बैरिस्टर थी, तो उनके साथ की जो तस्वीर थी वो शाया करके बताने की कोशिश की गई कि शायद ये प्रो PMLN है। देखिए, जब कोई शख्स किसी के साथ वो माजी में वाबस्ता भी होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई अपना स्टैंस नहीं हो सकता या वो बिक गया है। किसी के साथ खड़े हो जाना, पिक्चर बनवा लेना, एफिलिएशन हो जाना, वो उस बंदे की अपनी जात की अक्कासी नहीं करता है। उस बंदे की अक्कासी तब होती है, उसके अपने प्रिंसिपल को तब पता चलता है जब वो किसी मनसब पे बैठता है। तो मेरे ख्याल से जब हमारी जस्टिस साहिबा जब मनसब पे बैठी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो शायद हमारे मुक्तदर हल्के पंजाब हुकूमत को शायद पसंद नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये यूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हटा सकेगा या हटाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि वो फ्यूचर में कोई ऐसे फैसले ना करें जिसकी वजह से मुक्तदर हल को या हमारी पंजाब हुकूमत को या हमारी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। देखें ना, आप दूसरी तरफ जो है तहरीके इंसाफ के भी जो है वकला वो भी शामिल हो गए इनको हटाने में, और हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो गई है। तो मतलब जब आप देखें इन सियासतदानों के मफादात मुत्तहद होते हैं तब लोग ये यूनाइटेड हो जाते हैं, तब इन लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा बन जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, ये सियासतदान जब इनका एजेंडा जहां जहां मुश्तरका होता है तब ये बिल्कुल यूनाइटेड हो जाते हैं, तब इनको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। तो ये इट्स अ सैड थिंग कि एक अगर खातून लग गई है जस्टिस तो उनको आप पहले लगाया ही क्यों, और अगर लग गई थी तो उनको मिसाइल करने की जरूरत क्यों? आपको लगता है कि दो सियासी जमातें PTI और पाकिस्तान तहरीक नून या हुकूमती जमातों के दरमियान किसी एक नुक्ते पर जो है उनका मफाद जो है वो मुश्तरक हो गया है और ये सारी वजूहात हैं इस दरख्वास्त के पीछे कि उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया? देखें एहतसास, बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है बिहाइंड द सीन सेम पेज पर हैं। ये माने या ना माने, अब हमारी KPK की हुकूमत है वो बिल्कुल सेम पेज के ऊपर है। तो ये सियासतदान जब बैठते हैं मीटिंग्स में बिल्कुल सेम पेज के ऊपर होते हैं। जब इनके मफादात मुश्तरका होते हैं, इनके अंदर कोई मुखालफत नहीं होती, कोई इनके अंदर एक दूसरे को काउंटर करने के लिए नैरेटिव नहीं होता। तो ये डेफिनेटली बिहाइंड द सीन एक प्रॉपर इन लोगों ने, नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा पैनल बना चुके हुए हैं जहां पर ये मुश्तरका अपने मफादात को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे उमर दराज गोदल साहब, एक बात बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम हो गई इसको चैलेंज करने के बाद, और वो ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था उससे चूंकि उन्होंने तब्दील करने से माजरत कर ली थी और वही बुनियादी वजह बन रही है पाकिस्तान बार कौंसिल की इस दरख्वास्त के पीछे भी वही वजह है। आप क्या समझते हैं, इस तासुर में कितनी हकीकत है? नहीं, इसका ताल्लुक उस चीज से नहीं है। ये जो मेंबरान बार काउंसिल के लेके आए हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनका ताल्लुक जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप से है, हामिद खान ग्रुप से है। और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है, जो आसमा जहांगीर साहब वाला ग्रुप है जिसमें आजम नजीर तारड़ और एहसन भून है, वो इसमें इनकी अपॉइंटमेंट में सपोर्ट करने के लिए उनके वोट्स उसमें शामिल थे। अच्छा, मैं अब आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, हम इसको देख रहे हैं सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के तनाजुर में कि शायद उन्होंने कोई ट्राइब्यूनल का मसला बन गया। नहीं, ट्राइब्यूनल वाली खबर वो मेगन साहब जो बात कर रहे थे वो बात दुरुस्त है। आने वाले दिनों में आपको तब्दीली थोड़ी सी नजर आएगी ट्राइब्यूनल्स वाली। असल बात ये नहीं है। ये पूरे का पूरा जो शिकायत गई है या इसको चैलेंज किया गया वो एक उसूल को चैलेंज किया गया, और ये उसूल माजी में काजी साहब खुद कहते रहे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, और वो सीनियरिटी का उसूल है। देखिए, बात बड़ी सादा है। ये क्यों इस पूरे चीज को सस्पिशियस क्यों कहा जा रहा है या उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से कंसर्न्स क्या है? उनकी पर्सनैलिटी से इशू होने की बुनियाद के ऊपर किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर आप उस पूरे केस को देखेंगे जो ऊपर उन्होंने चैलेंज किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता कोई वो इनकॉम्पिटेंट जज हैं, या ये नहीं कहा कि वो इस अहलियत के ऊपर इस लिहाज से पूरा नहीं उतरती। नहीं, उसमें बुनियादी उसूल है सीनियरिटी का, और वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अल जिहाद ट्रस्ट में तय कर चुकी है तो उस उसूल को तय किया गया। अब कंसर्न बेसिकली है क्या? कंसर्न ये है कि जिस तरीके से एक वक्त में आपको याद हो, जस्टिस शहजाद अली शाह वाला वाकया और सारी बातें अगर याद हो, तो उस वक्त भी एक पूरी सियासत खेली जाती थी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। बाद में जब इस मामले को सेटल डाउन किया गया तो अब देखिए, सबको पता है कि काजी साहब के बाद किसने चीफ जस्टिस बनना है और काजी साहब के बाद किसने चीफ जस्टिस बनना है। और इवन जब सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होता है तब हमें पता चल जाता है चीफ जस्टिस किसने बनना है। अब ये जो ब्रॉडर पिक्चर है वो ये है कि ये जो नई बात की गई है कि जी 3 नाम आएंगे, उसमें से जो पूल है उसमें से एक नाम को मुंतखब किया जाएगा या उस नाम को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे इसको जरा देखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तनाजुर में। या कंसर्न ये है कि ये पूल वाला काम करके आइंदा जो जज आपको नापसंद होगा, उस अगर आपको पहले 2 जज आप कैसे लग रहे हैं तो आप उनको साइड पे करने के लिए तीसरे जज वाले को ले आएंगे, और ये आप अदलिया के अंदर सियासत का आगाज कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जजेस को कि आप लॉबिंग
करें, आप लॉबिंग करेंगे तो तीसरे नंबर वाला जज जो है वो भी बाकी दो को सुपरसीड करके ऊपर आ सकता है। लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए ये एक नई चीज लाई गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आप ऐसा ही अंदाज क्या करेंगे कि आप 3 नाम जो है भेजा करेंगे और 3 नाम जो है वो जुडिशल कमीशन देख लिया करेगा और उसमें से एक अपॉइंटमेंट कर देगी? वहां ऐसा नहीं है, तो फिर ये हाई कोर्ट्स में क्यों है? और इसकी वजह यही है कि वहां आप ये रास्ता खोल रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि भाई ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई उससे उसकी लॉजिकल वो बात क्या करते हैं। अगर आपको जस्टिस बाकर नजवी साहब पसंद नहीं है, उमर दराज साहब आपकी आवाज आना बंद हो गई जी, अब बोलिएगा प्लीज। शुजात पसंद नहीं है या कहते हैं आप पॉइंट सुन लीजिएगा, आप हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको प्योरीफाई कीजिए, उसको ठीक कीजिए, बजाय इसके कि आप ऊपर पॉलिटिक्स खेलें। आप मसले का हल नहीं निकाल रहे, आप उस मसले को खराब करने के लिए मजीद उस पर खराबी पैदा कर रहे हैं। ये है टोटल केस। बाकी उसको जो रंग देना चाहते हैं वो दे लें आप। ठीक है, हर किसी का अपना है, उस पर सियासत भी खेली जा रही है। लेकिन कमर मेघर साहब थोड़ा आगे भी बढ़े, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 15 रोज में हमारा जो है वो एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और उसके बाद हम एक बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का ये ग्रैंड अलायंस कितना मुअस्सर साबित हो सकता है? देखिए एतजाज साहब, अभी तक एक पहले भी अलायंस बन चुका है जिसमें महमूद अचकजई साहब जो है उसके सरबराह है, और उसमें आपको याद होगा एक पिछला जलसा मुलतवी हुआ, एक उससे पहले तरनौल के अंदर जलसा होना था वो मुलतवी किया गया था। और उस अलायंस को इन्फॉर्म किए बगैर तहरीक इंसाफ ने अकेले ये फ़ैसला कर लिया कि वो जलसा मुलतवी कर दिया गया है और आज ना ही एहतजाज होगा और ना ही किसी किस्म का कुछ जलसा जुलूस होगा, ना कोई रैली निकाली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हमने सिर्फ इसलिए किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम एहतराम करते हैं और हमें कोर्ट से जब इजाज़त मिलेगी तो फिर हम ये जलसा करेंगे। उस वक़्त महमूद अचकजई साहब का भी इस पर एतराज़ जो है वो सामने आया था कि ये जो हमारा अलायंस है उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया और अकेले इस फ़ैसले को कर लिया गया। गलतियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से जब से खान साहब अंदर हैं उसके बाद बहुत सारी हो रही हैं। मुझे अभी तक की जो हिस्ट्री है इमरान खान के बाद की जितनी भी इस वक्त तहरीक इंसाफ है उसकी हिस्ट्री को देखते हुए अगर मैं इसको प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ा असर होता हुआ इसका नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले ये नारा लगाया गया कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है हम उसके ऊपर दमादम मस्त कलंदर करेंगे, हम ईद के बाद सड़कें भर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और मैंडेट चोरी को हम वापस करेंगे। फॉर्म 47-45 की बातें हुई वो भी सारे भूल गए। कुछ 1-2 जलसे हुए बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, तो उस वक़्त ऐसा लगा था कि शायद ये अलायंस जो है वो काम करेगा। लेकिन इस अलायंस के अंदर जो एक और बात सामने आ रही है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की एंट्री जो है मुमकिना तौर पर बातें हो रही है कि शायद उनकी एंट्री होगी और उसके बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इससे पहले तब्दीली आएगी या नहीं आएगी ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं हिस्ट्री को देखते हुए वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के केस में मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पार्टी की तरफ से वकील उनके पेश हुए और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। यानी कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उसके ऊपर डाका मारने के लिए मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को भेज देते हैं और वहाँ पर यह बयान भी दिलवाया जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वकील की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे दी गई थी वो सही था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। और उसके बाद फिर हमें नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो केपीके के अंदर सियासत है वो भी अब लिमिटेड होकर रह गई है। तो उनकी एक मजबूरी जाहिर है इस वक्त ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के साथ जब तक उनका इत्तेहाद नहीं होता, केपीके से जो चंद 1-2-3 सीटें उनकी आबाई हल्के से हैं वो भी उनको जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस अलायंस का कोई एक ऐसी मजबूत बुनियाद मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही मौजूदा क़यादत के होते हुए। जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से या इस किस्म के किसी ग्रैंड अलायंस के जरिए कोई बहुत बड़ा एहतजाज या तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है। ठीक है, एक मौसर एहतजाज जो है वो आप नहीं देख रहे।
सलमान अली, आपके ख्याल में अभी जेयूआई का भी जिक्र हुआ, ग्रैंड अलायंस का जो जिक्र किया जा रहा है, जेयूआई के साथ वैसे पीटीआई के वफूद की मुलाकातें भी जारी हैं और वो इस 1 पॉइंट एजेंडे पे तो बात कर रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, इस पे भी बात हो और मौजूदा हुकूमत को घर जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप समझते हैं जेयूआई और जमात इस्लामी ये दोनों इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर में, अगर जिसका अनाउंस किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से पीटीआई इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलते तरले कर रही है और अलायंस की कोशिश कर रही है, वो तो बिल्कुल होगा और इसमें कोई चीज नहीं है। देखें, पॉलिटिक्स इज एन प्लेस वेयर इम्पॉसिबिलिटीज हैपन। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ये आलम नामुमकिनात में से होने वाले जो है चीजों को आप सियासत के अंदर प्रैक्टिकली होता हुआ देखते हैं। तो अलायंस होगी या नहीं होगी, ये तो बात की चीजें। मुझे ये बताएं कि एजेंडा क्या होगा इस पूरी ग्रैंड अलायंस का, कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया जाए और जो सीटें उनसे छीनी गई हैं वो उनको वापस दी जाएं, या ये कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अभी तक जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है वो जमात इस्लामी है। वो लोगों की नब्ज की और लोगों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बाहर निकले हुए हैं। तो टेक्निकली तो पीटीआई भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ अलायंस करना चाहेंगे, ताकि जो एक मोमेंटम और एक प्रेशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिल्डअप हो रहा है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। बाकी चार्टर और डिमांड्स तो इनमें से किसी की भी क्लियर नहीं है। इनके आपस के मसले मसाइल हल होंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे ना। जैसे अभी ये जिक्र हो रहा है कि एक तरफ जमाते जो मौलाना फजलुर रहमान है वो पीटीआई के अगेंस्ट ही पूरी की पूरी उनका जो है ना वो नजर आता है नजरिया। एंड ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें तो पीटीआई उनके साथ जाके अलायंस करना चाह रही है, तो वो पहले आपस में बैठ के तय कर लें कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बैठ तो रहे हैं ना आपस में, वो तय तो कर रहे हैं, यही पॉइंट्स तय किए जा रहे हैं। आ रहा, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और है। जो सियासतें वो कमरों के अंदर कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और है, और जो सड़क के ऊपर चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर तो ना मौलाना साहब की पार्टी है और ना पीटीआई है, इस वक्त तो जमात इस्लामी सड़क के ऊपर है और वो बिलों के लिए और लोगों के हकूक के लिए वहां पे मौजूद है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो एजेंडाज हैं उनकी रीअलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि वो सड़कों के ऊपर निकले और गवर्नमेंट के अगेंस्ट टीम अप हो। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन की जैसे अभी सलमान साहब बात कर रहे हैं, सफीना आप क्या समझती है? आपने यकीनी तौर पर एहसन इकबाल साहब का वो इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर खान साहब माफ़ी मांगे, इदारों से माफ़ी मांगे, तो फिर वो कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। एक तो ये किन इदारों से वो माफ़ी मांगे, इसके साथ साथ अब अगर उन्हीं जानिब इशारा है जिनसे मुज़ाकरात की बात खुद खान साहब भी करते हुए दिखाई देते हैं और हुकूमत और उनके वज़रा जो है उस पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं कि खान साहब जो हैं वो फिर इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं, तो अब एहसन इकबाल साहब का इस बयान से हम क्या मुराद लें? वो भी तो यही कह रहे हैं कि उनसे माफ़ी मांग लें, कौमी धारे में शामिल हो जाएं। क्या वो नहीं इन इदारों को अब सियासत में घसीट रहे, वापस चाह रहे हैं कि इन सियासी मामलात में मुदाखलत करें? एतजाज में एहसन इकबाल साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगी। जैसे आपने कहा कि अलायंस जो है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का हो रहा है, ये एक ऐसा अनरियलिस्टिक अलायंस है जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी ही है शेर और बकरी। अलायंस कर लें कि हम इकट्ठे घर के नीचे रहेंगे, और जब शेर को फाके पड़ेंगे तो वो बकरी को ही अपना लुकमा बना लेगा और वो खा जाएगा। तो ये मुझे लॉन्ग टर्म होता हुआ पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, और पीटीआई को बड़ी अच्छी तरह से ये रियलाइज हो गया है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से माजी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी मौलाना फजलुर रहमान का कंधा यूज किया था, तो लिहाजा पीटीआई का ये जो एहतजाज दर एहतजाज की कॉल देना और फिर फ्लॉप करना, फिर बैकफुट पे जाना, ये उनके नाकाम स्ट्रैटेजी के साथ साथ नाकाम पावर की तरफ भी बताता है कि पीटीआई के जो अंदर अपने लीडरान जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है वो नहीं चाहते कि वो किसी किस्म की भी कोई ऐसी मोमेंटम बनाए जो पब्लिक को लेकर वो सड़कों पर निकले। इससे ये लगता है लेकिन सफीना, माजी में आपने मरियम साहबा का जिक्र किया, उनकी जमात ने भी इनके साथ एक फौदी टाइम भी एक एलान होता है। सियासत में तो यही होता है, शेर और बकरी इकट्ठे बैठते हैं, किस कोई एक पॉइंट का एजेंडा होता है, वो खत्म हो जाए तो सबकी राहें अलग हो जाती हैं। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, जमात जेयूआई, उसमें फर्क है, उसमें फर्क था क्योंकि उसमें ये था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहले कभी ना कभी यूनाइटेड रही हैं, हुकूमतों में एक दूसरे का साथ देती रही हैं। जी जी
सफीना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल में सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनसे मजीद। चलें, खैर ये सवाल हम मजीद भी इस पे बात करते हैं। वाल साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका भी जिक्र करते हैं। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया है, बल्कि इंटरव्यू में जो बातें की हैं उनके हवाले से। सफीना खान, अगर आपकी आवाज़ मुझे आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा। आप एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, आप कमेंट कर रही थी और आपकी आवाज़ कट गई थी। और उसी के साथ वही सवाल है कि एहसन इकबाल साहब क्या वही बात नहीं कर रहे जो जिस पे वो खुद एतराज़ करते हैं कि खान साहब वो बात क्यों करते हैं, PTI ये बात क्यों करती है? देखिए एतजाज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद PMLN के कुछ लीडरान की जो है वो ट्यूनिंग की गई है, जिसके बाद वो ट्यूनिंग के बाद जो है वो अब उनका लेटेस्ट वर्जन आया है कि दोबारा वो इदारों से माफी की बात कर रहे हैं। अब वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे वो उनको खुद कोई ट्रबल हो। एक तरफ इमरान खान साहब इदारों को मुलव्वस करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं सियासी पार्टियों के साथ जो है किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूंगा, और उनको पूरी पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है और वो कहती है कि वाकई पावर ही उनके पास है तो हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर लिहाजा दूसरी तरफ भी हुकूमत का ये मौकफ वजह है कि अगर आपने उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं तो पहले आप माफी मांगेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कौमी दायरे में लाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब की बात जस्टिफाई करती है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनके लीडरान कह रहे हैं कि जब तक हम अपने मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे, इदारों से पाक अफवाज का नाम लीजिए ना कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने भी सही कहा है कि पाक अफवाज से माफी मांगिए इमरान खान साहब और कौमी दायरे में शामिल हो जाएं। तो ये बिल्कुल उन्होंने टिट फॉर टैट जो है जवाब दिया कि अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहते तो माफी उनसे मांगे, फिर सरेआम मांगे, जिनके खिलाफ फिर आपने इतना एक बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है और पता नहीं क्या क्या किया है। तो ये दोनों इस वक्त अपने आप को बच बचा करके, और हुकूमत इस वक्त ऐसे मोड़ पर है कि वो नहीं चाहती कि वो हमारे इदारों की कोई भी किसी भी किस्म की हल्की सी भी जो है वह नाराजगी या आईब्रोज उनकी लिफ्ट करवाए। तो मेरे ख्याल से अब जो लेटेस्ट इनकी ट्यूनिंग हुई है उससे काफी कुछ चीजें मुझे सेट होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, नहीं, जस्टिफाइड भी है और ट्यूनिंग भी हुई है, दोनों बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा मरदराज गुंजल साहब, आप क्या समझते हैं? अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने सिर्फ यही बात नहीं की, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो यकीनन कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया अगर इस्तेहकाम लाने के लिए इस तरह के फैसले करती है तो इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो नजरिया ज़रूरत के हवाले से भी आइडिया देते हुए दिखाई दिए हैं। तो उनके इस बयान से हमारी ज़ाहिर अदलिया के फैसले जो हैं वो जब सामने आते हैं तो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर भी होती है, बात भी की जाती है। इसका असर आलमी सतह पर क्या पड़ेगा? ये वही बात है जो पिछले दिनों मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि आखिर कौम को भी सोचना चाहिए, वोट देने की बात कर रही थी। समझ इस बात की नहीं आती कि इस कौम को भी समझ नहीं आ रही, इस कौम के जजेस को भी समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको समझ बात आ रही है, और उनको बात ये समझ आ रही है कि हमारे इक़्तिदार को दबाव देने के लिए आप हर चीज को रौन दें। आप बताएं ना कि जजेस ने क्या गलत फैसला दिया है। इस्तेकाम क्या आता है कि आप अपने मुखालिफ को, अपनी मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगाना चाहते हैं, जलसा जुलूस उनको नहीं करने देना चाहते, आप अपनी पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डालना चाहते हैं, मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऊपर आपने जमीन तंग की हुई है, और जजेस जो है वो आंखें बंद करके बैठ जाएं और वो कहें कि जनाब इंसानी हुकूक नामी कोई चीज नहीं होती, कोई राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता। तो फिर तो फैसले बड़े ठीक है। फिर तो जजेस को चाहिए कि वो ट्राइब्यूनल्स में भी कोई तब्दीलियां ना करें। जजेस को चाहिए कि वो फॉर्म 45-47 का अगर कोई तनाजा पैदा हो गया है या पिटीशंस आ गई ट्राइब्यूनल्स के अंदर तो उनको भी जरा लटका लें कि जनाब देखें आदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे वो रात को रोजाना अपने मुल्कों में रिपोर्ट्स भेजती हैं, जैसे हमारे दुनिया भर में सफारत खाने में रिपोर्ट्स भेजते हैं। उसकी प्रैक्टिकल मिसाल कुछ इस तरह से है, कितने अरब डॉलर आ गए हैं पिछले 16, 18 या 20 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, कितनी सरमायाकारी आ गई है बताएं आप, कितनी डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है बताएं आप, कितनी सरमायाकारी लेके आए। आप तो हमें बता रहे थे कि जनाब सऊदी अरब से भी आ रहा है, फ्रांस से भी आ रहा है, अब आपके वजीर खजाना कह रहे जनाब ये जो रोल ओवर करने वाले हिसाब थे अब उस तरह नहीं चलेगा। देखिए उसकी वजह यही है, आलमी दुनिया को भी पता है मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, यहाँ पे भी आप सबको पता है। और आप उनको छोड़िए, आपके तो लोकल सरमायाकार पैसा नहीं निकाल रहा, आप कर रहे हैं, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ जेबों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनमें से पैसे निकालना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपका चेयरमैन एफबीआर जो है वो रिजाइन करके चला गया, या उसने दरखास्त दे दी कि मुझे आधी रिटायरमेंट चाहिए। क्यों? उसको पता है कि लोगों की जेब से आपने इतना पैसा निकलवा लिया टैक्स का नाम लेके, आप फर्दर लोगों के पास कुव्वत खरीद उनकी है ही नहीं, उनके पास सकत ही नहीं है, आप मजीद उनके ऊपर बोझ डालना चाहते हैं तो उससे क्या होगा? उससे वही होगा
जो आपने आजाद कश्मीर में बिजली के नाम पे लोगों का रिएक्शन देखा, और आप रोजाना खबर सुनते हैं जी आज फलां ने अपने भाई की जान ले ली है, आज फलां ने खुदकुशी कर ली है। ये सब कुछ इस माशरे की हकीकतें हैं और आप इसको रोक नहीं सकते ज्यादा देर। अब आपकी ख्वाहिशात है, आपकी ख्वाहिशात ये है कि हर चीज हमें सपोर्ट की जाए। हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देगी तो फिर हम कोई तरमीमी बिल ले आएंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि हम नहीं मानते। हम अदम इस्तेकाम तो होता है जिस मुल्क के अंदर अदालतों के फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाए। वो मुआशरे नहीं रहते, वो जमहूरियत नहीं रहती, वो मुल्क नहीं रहते, वो जंगल में तब्दील हो जाते हैं और उससे अदम इस्तेकाम होता है। देखे ना, आपने सरमायाकारी करनी हो किसी मुल्क के अंदर, आप क्या देखेंगे वहां? आप यही देखेंगे ना, मेरा अगर तनाजा हुकूमत के साथ पैदा हो गया, किसी तगड़ी पार्टी के साथ हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं अदालत जाऊंगा। तो जहां आप मैसेज ये देते हो कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप समझते हैं वहां इस्तेकाम आएगा, ये ख्याली पुलाव है, ख्याली बातें हैं। वो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन ओवरऑल जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसी पे दूसरी जानिब ये भी एक बड़ा अहम मामला है। कमर मेकन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का बयान भी सामने आया है। यानी आप हुकूमती वज़रा के और हुकूमती शख्सियात की जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसमें मतलब आपस में भी कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखाई दे रही ना। अच्छा, अब इसहाक डार साहब गुफ्तगू करते हुए कहते हैं $130 अरब का कर्ज है, तो इस पर कोई परेशानी की बात नहीं है, इस पर टेंशन नहीं लेनी, आज ये जो है मामला जल्द हल हो जाएगा। अब आप बताएं कि ये इसहाक डार साहब के इस बयान के बाद वो एक आम आदमी जिसकी जेब से पहले ही उसकी मेरे ख्याल पूरी की पूरी तनख्वाह हुकूमत को जा रही है, या टैक्स की शक्ल में जा रही है या बिल्स की शक्ल में जा रही है, अब वो मजीद परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है एक आम आदमी को। देखिए, पहले तो इसहाक डार साहब सही कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जेब से तो जाना नहीं है। दूसरा, मैं हैरान हूँ कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना हैं या सेक्रेटरी ख़जाना हैं या कोई FBR के वो कारकुन हैं या क्या है कि वो इस तरह से वो कर रहे हैं। खैर, उनके पास एक मैंडेट है, उनकी हुकूमत इस वक्त बैठी है पावर के अंदर, तो वो चले ये कह सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये इतना कर्जा जो वो बता रहे हैं वो आया कैसे पाकिस्तान के ऊपर। उसमें से मोस्टली आप वक्त निकाल कर देख लें कि कितने साल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ही थे। तो मेरे ख्याल में उनके कहने का मकसद है कि भाई आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये हम 130 का 260 करके जाएंगे, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अवाम की तो कोई सुन नहीं रहा। थोड़ी देर पहले एक चीज़ सफ़ीना भी कह रही थी, उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ अकेले कुछ नहीं कर सकती। देखिए, तहरीक इंसाफ ने अभी तक जितनी भी आइन और कानून की जंग लड़ी है, अपनी बका की जंग लड़ी है, जमहूरियत की रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। और वो उन्होंने अभी तक अकेले लड़ी है, अपनी अवाम की सपोर्ट से लड़ी है। उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं की गई, उनको मारा गया, उनको जेलों में डाला गया, उनकी ख़वातीन को उठाया गया, इतना जुल्म और बर्बरियत हमने पूरे मुल्क के अंदर देखी। हक़ रायदही जो है वो अवाम को नहीं दिया गया। मैं सिर्फ तरीके इंसाफ की बात नहीं करूँगा, ये हक़ रायदही लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम के लिए होनी चाहिए थी कि वो जिसको मर्जी जिस तरह से मर्जी चाहे वोट दे। 8 फरवरी को अवाम ने वो फैसला अपना सुना दिया और अवाम ने बता दिया कि वो एतमाद किसी इदारे पर करते हैं, किसी चीफ जस्टिस पर करते हैं, किसी साबिक डिग्गी में बैठकर जाने वाले शख्स पर करते हैं, या फिर वो किसी लंदन से फातेह बनकर तलवार पकड़कर घोड़े पर बैठे हुए आए शख्स पर करते हैं। तो अवाम ने तो अपना फैसला उस बारे में सुना दिया। मौजूदा लीडरशिप की गलतियां मैं भी हर जगह बता रहा होता हूं कि उनकी हैं, उनमें फैसला लेने की ताकत कुव्वत उस तरह से नहीं है जिस तरह से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की है। तो ये चीज़ें तो उनके अंदर मौजूद हैं। बाकी मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये इसी तरह हालात रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। उमर दराज गोंदल साहब ने बड़ा खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया कि मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो SIFC की हम बात नहीं करते, हमें इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें, SIFC की जिम्मेदारी है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आना। क्या अचीवमेंट है अभी तक की? कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? किसी दोस्त ममालिक ने भी पैसे नहीं दिए। और मेरे इल्म के मुताबिक तो अब सऊदी अरेबिया में उधार तेल भी देने से इनकारी है। जिसने कभी भी इनकार नहीं किया था, उसने अब ये भी इनकार कर रखा है कि मैं उधार तेल भी नहीं दूंगा। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आपने अपने मुल्क को किस काबिल छोड़ा है कि वो आपके ऊपर कोई एतमाद करे। और बड़ी खूबसूरत बात गोंदल साहब ने कही कि जब अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। उसे पता होगा कि मैंने ताकतवर के साथ डील करनी है और वही मुझे वहां पर प्रोटेक्शन जो है वो फराहम करेगा। और उसके ऊपर सोने पर सुहागा बदकिस्मती से यह भी है कि इस हुकूमत ने
अदालत में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने इंसाफ की जड़ें ना काटी हों। जब भी फैसला आता है, और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है वो इदारों के ऊपर चढ़ाई ज़रूर करती है और उनके ऊपर हर्जा सराई इस तरह से करती है कि कानून साजी करके अब जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, आपके इल्म में होगा, बड़ा हैरान कुन है कि कानून बनाया जा रहा है कि कोई भी बंदा जो डिक्लेरेशन दे देगा उसके पास 3 दिन का वक्त होगा, और अगर वो एक दफा डिक्लेरेशन दे देगा तो वो दोबारा किसी सूरत उसको तब्दील नहीं कर सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब भी। और तीसरी और अहम तरीन बात, इस कानून का इतलाक जो है वो माजी से होगा, यानी कि 2017 से होगा, और अगर ये लग जाता है उस नाफिजुल अमल होता है तो इसका मतलब है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको गैर मुअस्सर करने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। कानून बेशक उड़ जाएगा क्योंकि बदनीयती पर मबनी है, कानून बनाने के पीछे नेक नियति का होना ज़रूरी है, लेकिन आप इंटेंशन चेक करें इस वक्त हुकूमत की कि एक फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया और वो पूरे का पूरा कानून ही बदल डालेंगे कि मतलब ना हम खेलेंगे ना किसी और को खेलने देंगे, जबकि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ करके मखसूस नशिस्तें हथियाने की कोशिश करें। मैंडेट तरीके इंसाफ का है, ये हर किसी को पता है, और उसके ऊपर अगर काबिज भी होंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये इंटेंशन है या बेबसी है हुकूमत की? देखिए इंटेंशन है, बदनीयती है, बाकायदा बदनीयती है ये। जी जी। अच्छा, इसी पे आपके इल्म में है, वो फिर वो बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन इसी के ज़िमन में ये सवाल आपके सामने ही रख दूं कि ये तो फिर कल को इनके अपने गले पड़ता है। अगर ये कानून की शक्ल आइन में शामिल हो जाता है, तरमीम हो जाती है, तो फिर गले नहीं पड़ेगा। वो 62(1)(f) वाला मामला भी आपके सामने है। वाहिद मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालिफ थी, PTI पीपल्स पार्टी एक ज़माने में उसके मुखालिफ थे, और नून लीग चाह रही थी कि नहीं इसे बरकरार रखा जाए। खुद मियाँ साहब उसी का शिकार हुए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेबसी पे मुझे एक तो आजकल बड़ी हंसी आती है, बल्कि कभी कभार तो रोना आता है। मतलब इस हद तक बेबसी उनकी जो है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, ये हुकूमत का बड़ा फेवरेट बिल था, इसको लेकर आए, और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बंदयाल साहब के दौर में जब इसको सेट असाइड कर दिया बंदयाल साहब ने, तो उन्होंने 6 महीने चैम्बर में बैठे रहे और उन्होंने कोई भी बेंच जो है उसका हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी कि जी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आएगा उसके तहत जब बेंच बनेगा तो फिर मैं शामिल हूँगा। अब देखें, अब वो अपनी मर्जी के केसेस लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बनी गई 3 रुकनी जजेस की कमेटी के अंदर फैसला होता है कि जी ये केस नहीं लग सकता। वहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब अकलियत में आ चुके हैं, अकेले हो गए हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक साइड पर हैं, वो जो भी बात करते हैं उसमें वो जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो अब अकलियत में होने की वजह से देख लें, ये चीज़ भी उनके गले पड़ चुकी है। हुकूमत अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपनी नज़रसानी अपील जो है वो लगवाना चाहती है, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी में 2 रुकनी की अक्सरियत कहती है नहीं लग सकती। काजी साहब कहते हैं माजरत खाऊं छुट्टियां ख़त्म कर दें लेकिन इसको लगाएं, और वहां पर ये कानून उनके गले पड़ गए, आइंदा भी इन्हीं के गले पड़ने हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही, ये सूरत हाल हमें ज़ाहिर तारीख में देखने में मिलती है। सलमान अनीस साहब, ये अभी हम जिक्र करें इसहाक डार साहब का ये बयान, अच्छा ये किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, ना PTI के हवाले से है, ना JUI, ना अपोजिशन के हवाले से, ये आम आदमी के हवाले से है कि जनाब 130 अरब डॉलर तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मसला जो है कोई नहीं है, खुद ब खुद मामला हल हो जाएंगे। अब जाहिर है ये तो वही बात होगी ना कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो आम आदमी के तो जख्मों पे और नमक छिड़का जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये वो है ना, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन आया है। जो आज आप ये बात करें इसहाक डार साहब की, ये अशराफियां हैं मुर्शद, इनका कोई ताल्लुक नहीं है गरीब अवाम से, इनका कोई हाथ नहीं है गरीब अवाम की नब्ज के ऊपर। इनको नहीं पता कि लोग बिजली के बिल कैसे पे कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि खुदकुशियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं इन बिजली के बिलों के पीछे से। इन्होंने अपनी सियासत चमकानी है, अपनी गद्दी पक्की करनी है, अपना टाइम टपाना है। वो जिस तरह कहते हैं ना, डंग टपाना है तो उसके बाद आगे तुर जाना है। इससे ज्यादा ना इनके पास कुछ है ऑफर करने के लिए, ना हो सकता है। ये लोग IMF के गुलाम लोग हैं, इनकी पॉलिसीज IMF ड्राइव कर रहा है, इनकी पॉलिसीज फॉरेन एजेंडा ड्रिवन है। तो ये कैसे रिलीफ दे सकते हैं, या ये कैसे किसी गरीब आदमी की या किसी गरीब आवाम की बात कर सकते हैं? मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा, इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमात इस्लामी,
सड़कों पे मौजूद है, या जितनी भी एफर्ट वो कर रहे हैं, जितनी भी उनकी पसली है, दैट इज हाउ पॉलिटिक्स हैज टू बी रन। जब तक आप लोगों की बात नहीं करेंगे, इसमें लोगों की फलाह बहबूद की बात नहीं होगी, उस वक्त तक इस सियासत का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह आप बात कर रहे थे बाय पार्टिजान होकर सोचें, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही हैं। जो मेरे दोस्तों घबराना नहीं है से लेके ये जो अब कहानी चल रही है कि 130 अरब रुपए के कर्जे हैं लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये एक ही फ्रेटर्निटी के, एक ही कबीले के लोग हैं जो एक ही बातें करते हैं। 5 साल पहले भी बात यही हो रही थी, 5 साल बाद भी बात ही हो रही है। आपने हमने पॉलिसी किसी के पास नहीं है, वो पॉलिसी कौन सी मुआशी पॉलिसी माजरत के साथ जी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों का एजेंडा ड्राइव करेगी, जो आपकी और मेरी बात करेगी? वो आपको अभी तक पिक्चर में कहीं नजर नहीं आएगी। ये जो बेचारे जमात इस्लामी वाले भी बैठे हुए हैं, इनके साथ भी कोई ले दे का मामला चलेगा और उसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रिलीफ गरीब आवाम को कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है आपकी गलतफहमी है, मेरी गलतफहमी है, ये हकाइक से दूर के मामला हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है यही वो मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर एक आप के अंदर जो है लावा मजीद पक रहा है, और अब उसके नताइज क्या होंगे, जाहिर है इसके हवाले से भी ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए। यकीनन आप अपनी मर्जी की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीगर कुछ मुश्किलात भी हैं, उसका भी जिक्र करेंगे और अपने दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सफीना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आइए बताइएगा, बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास वो पाकिस्तान आए, उनके पास अदालती अहकामात थे और उनका यह कहना था कि बानी पीटीआई खान साहब उनके जो हैं दोस्त हैं और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो वहाँ भी गए अडियाला जेल, वहाँ से उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर उन्हें लेटर लिखा वजारत दाखिला को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों के बाद जो है वो जवाब लेटर का तो नहीं आया, लेकिन कुछ सिपाही पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप चलें, इस मुल्क से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल जो हमें देखने में मिल रही है, इस रवैये पर आप क्या कहेंगी? मेरा सवाल ये है, ज़ाहिर है एक बुनियादी से सवाल है कि ये क्या रवैया है? एतजाज, ये कोई खास पाकिस्तान रिलेटेड एटीट्यूड नहीं है। दूसरे ममालिक में भी जब कोई भी सहाफ़ी किसी भी डोमेन में ओवरडू करने की कोशिश करता है तो वहाँ की रियासत जो है वो अपनी पावर शो करती है। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अगर हम देखें कि दुनिया के दूसरे बड़े ताकतवर मुल्कों में भी ये सब कुछ होता गया है। बहुत फेमस किस्से हैं जिसमें सहाफ़ियों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। तो सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान साहब पहले भी कॉलम पे कॉलम लिख रहे हैं, आर्टिकल पे आर्टिकल उनके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह पाकिस्तान की रियासत है, उसके बाद ये हक है कि वो जिसको चाहे किसी को मिलने दे, किसी को ना मिलने दे, क्योंकि उनका बेटा नहीं था। अगर इमरान खान साहब के साहबजादे आते हैं और वो नहीं उनको मिलने दिया जाता तो डेफिनेटली हम भी कहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी कयामत थी जो आप उनको नहीं मिलने दे रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट है, वो अगर अपने आप को अपना दोस्त पोर्ट्रे करके इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है तो हो सकता है हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को कोई रिजर्वेशन हो कि पहले ही इमरान खान साहब जेल में होते हुए भी जो है आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हैं पेपर्स के अंदर जिसमें उनका डायरेक्ट राब्ता नहीं है किसी के साथ। और जब एक सहाफी बखुद सामने बैठ के जब इमरान खान साहब से बात करेगा और फिर जब उसको जाके पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करेगा तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि जो पहले आर्टिकल लिखे गए हैं शायद वो उतने डैमेजिंग ना हो जितना एक सहाफी इसी में सवाल ऐड कर लीजिए। ये खतरा था हुकूमत को कि वो जाके क्या लिखेगा और ज़ाहिर ये सूरत हाल होगी। मगर क्या दुनिया के दूसरे ममालिक में किसी बड़े कद के या छोटे कद के भी हम बात करें, सहाफ़ी को ना मिलने देने का इख्तियार है, लेकिन अगर अदालत ने अहकामात दिए हों और वो अदालती अहकामात लेके बता रहा हो कि जनाब मुझे आपकी कोर्ट ने ये कहा है कि आप मिल सकते हैं, उसके बाद क्या जवाब रहता है? पहली बात तो मुझे पूरी माय बैड के पूरी दुनिया में कभी आज तक कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कैदी को, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल कैदी को, किसी मुल्क की अदालत ने अलाउ किया हो सहाफी को कि तुम जाके मिल सकते हो। तो ये भी मुझे लगता है कि वन काइंड एग्जांपल है। पाकिस्तान की अदलिया इतना क्यों एक्स्ट्रा हाइपर हो कह रहे एक सहाफी के लिए जाके उसको अलाउ कर रही है। मैंने अगेन जैसे कहा कि सहाफी का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मिलना और वहां पर जाके पूरा साल होती रहती है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये सफारतकारी के अवामिल में शामिल है, तमाम लोग जा सकते हैं। मुझे सफीना ये बताइए कि कौन सा काम उस सहाफी ने ओवरडू किया है जिसके बायस उसको निकाला गया है, उसने कौन सा काम किया है गलत, ये बता दीजिए। और अडियाला जेल के अंदर सिर्फ वही सहाफी नहीं है, अमेरिकन सहाफी कई दफा जा चुके हैं, बरतानिया के कई सहाफी जाके जेल का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये एक नॉर्मल अमल है
ये रियासत नहीं कर सकती है। अदालत की जब इजाजत है, इसका मतलब है कानून और आइन के मुताबिक इजाजत दी गई है। जब आपको ये डर हो कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, आपका किया धरा जितना भी कच्चा चट्टा है वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि इंटरनेशनल मीडिया को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, पाकिस्तानी मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, तो जब आपको लगेगा कि हमारा सारा कच्चा चटा खुल जाएगा, फिर आप इस तरह के काम करेंगे। आपकी तरफ आते हैं, बिल्कुल आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने ये सवाल जो थ्रो किया है, मेरे ख्याल में इस पे जवाब दे दें सफीना खान साहब, क्या ओवरडू किया है? जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, देखिए इन्होंने जो सवाल में खुद ही जवाब दे दिया, अब मेरे नॉलेज में इजाफा भी किया कि इतने सारे लोगों को पहले मिलने दिया गया है, तो एक को नहीं मिलने दिया तो कयामत तो नहीं आ गई ना। हर कोई मिलता रहे, तो अगर एक नहीं भी मिल पाया तो कयामत तो नहीं आ गई। इमरान खान साहब खुद अपनी लिस्ट में से बास लोगों के नाम काट देते हैं अपनी ही पॉलिटिकल मैंने कहा कि सफारतकार और साफियों का जेल में मुलाकात करना एक अमल है जो रेगुलर होता है। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब से कोई साफी मिलते रहे इंटरनेशनल मीडिया के, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान साहब से मिलने पर पाबंदी है, उनको डाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। चले ठीक है जी सफीना। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जस्ट फ्यू सेकंड्स लूंगी कि मैं बरतानिया में बैठी हुई हूँ, मुझे प्लीज आप अलाउ बताएं कोई ऐसा केस के जो बरतानिया की जेल में कोई हाई प्रोफाइल बंदा बैठा हो। मैं नहीं, कोई हमारे बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाफी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको कहें कि वो एक अलाउ करें किसी को भी जाके किसी कैदी को भी मिलने के लिए, और फिर उनकी अदालतों से भी रजू करें कि हमारा ये राइट है, हम एक कैदी को जाके मिल सकते हैं। और अगर उनकी अदालतें अलाउ कर देती हैं तो फिर मैं कहूँगी वाकई पाकिस्तान की अदालतों ने भी जो किया है उसको पूरा होना चाहिए था। चले मैं आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। मैं जी सलमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे जो इस डिस्कशन के अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो ये दोनों मिस कर गए हैं, और वो ये है कि जो उनको वापस जाने का हुक्म दिया गया है। देखें, जो वीजा है वो सफीना सेकंड करेंगी, वो एक अलॉट किया जाता है या दिया जाता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। वो टूरिस्ट वीजा के ऊपर पाकिस्तान में आए हैं और टूरिस्ट वीजा के ऊपर वो काम नहीं कर सकते, इस वजह से उनको वापस भेजा गया है। ये पूरी दुनिया में होता है। आप अमेरिका में एज अ टूरिस्ट वीजा जाएंगे और वहां पे आप काम करेंगे गैस स्टेशन पे या मैकडॉनल्ड्स में, तो वो भी आपको डिपोर्ट करेंगे। आप इंग्लैंड में ये करेंगे तो वो भी आपको डिपोर्ट करेंगे। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो शायद हम मिस करते हैं डिस्कशन में। और वो ये है कि ये जो चार्ल्स ग्लास हैं, ये आए हैं टूरिस्ट वीजा पे, और ये पहले भी अडियाला जेल के इर्द गिर्द से रिपोर्टिंग करते रह गए हैं और इनकी रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं इनके पेजेस के ऊपर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको ये वीजा इस काम के लिए नहीं दिया कि आप रिपोर्टिंग करें। अगर आपने अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज अंजाम देनी है तो आप एज वर्क वीजा या जो जर्नलिस्टिक वीजा है, आप कहते हैं ये जस्टिफाइड था उनका। सलमान साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, सलमान साहब मेरे ख्याल में इसमें ये भी ऐड करें, आज चार्ल्स ग्लास ने ये नहीं कहा कि वो कोई प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करने आए हैं। वो भी ये कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं और पर्सनल हैसियत पे उनसे मिलना चाहता हूं, और उन्होंने लेटर लिखा, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक उसका मसला क्यों बना रहे हैं? उन्होंने भी एतराज नहीं हैगा, बाकी इमरान खान को भी एतराज नहीं है, तो की एतराज है भाईजान? जर्नलिस्ट तो है ना। देखें अब चलें, खैर इस पे मजीद मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो जर्नलिस्ट क्यों बना रहे हैं जी, हम मसला क्यों बना रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखें, हम मसला नहीं बना रहे, ये इंटरनेशनली जाके कुछ दिनों बाद चार्ल्स ग्लास, अगर आप उनकी जाके देखें कि उनका क्या रोल है दुनिया भर की सहाफत में। देखें, एक जर्नलिस्ट है और वो अपने जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस को यूज करना चाह रहा है और वो उसको अलाउ नहीं किया गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो सकती। मतलब आपको अगर किसी ने रोका है नाके के ऊपर, आपने उसको अपना प्रेस कार्ड दिखाया है और उसने बीबीसी के लोग हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के लोग हैं जो पाकिस्तान में जर्नलिस्टिक पर्पसेस से मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं मिलने की इजाजत दी जा रही? वो जेल के बाहर जाते हैं, वहां खड़े रहते हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वो तो करने ही जर्नलिज्म आया ना पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ ही नहीं है भाई, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मैं एक छोटा सा साफी होके अडाला जेल के अंदर समात बैठ के सुन सकता हूं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका का और बीबीसी का बंदा वहां पर जाके नहीं सुन सकता। देखें ये क्यों हो रहा है, इसको देखें। वो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जर्नलिस्टिक ड्यूटी पर आते हैं, वहां पे आते। अगर वो इस तरह होता और फिर रोकते आप। वैसे मैं तो उमर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अभी बात हो रही है चार्ल्स ग्लास साहब की। अभी तो हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि वो एक तरफ से फंडेड है या दो तरफ से फंडेड है, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन भी है और ब्रिटिश सिटीजन भी है, बोथ एट द सेम टाइम।
तो देखिए आसान है सम्मान कि मेरे जो ख्याल में नहीं मेरे ख्याल वो में उनकी अब उनकी ये भी जाती कह दें कि वो आदत- पीटीआई की जो लॉबिंग हो रही है इंटरनेशनली वो उसका हिस्सा थे, ये भी इल्जाम लगाया जा सकता है मुखालफीन की तरफ से। ठीक क्या बात है, हो भी सकता है। हाँ जी, ये बिल्कुल जरूरी बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। मेरे ख्याल में एक सीनियर बहरहाल वो जर्नलिस्ट हैं, बड़े राइटर भी हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया। देखिए दुनिया भर में एतजाज साहब, लेकिन मैं बाहर- थोड़े से डायनामिक्स हम उनकी बता देता हूँ, personality पे हम अडाला उस तरफ जेल नहीं के जाते। डायनामिक्स मैं थोड़े से बता कमर में देता आप ही की तरफ हूँ, आते। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वहां चलिए, जाने कमर में का, कमर। मैं बता देता हूँ चीजें क्या जी होती जी हैं। प्लीज। कोई भी है वो पाकिस्तान के मेहमान हैं अबव ऑल अदर तो थिंग्स। सर मेहमानों वाला ट्रीट करें ना, यही तो सवाल हो रहा है ना। हाँ, मेहमानों आप एकदम आते हैं वीजा कैंसिल करके चल भाई सामान बांध चल बाहर, तो ये तो नहीं होता ना सर। हरकत नहीं ठीक है कि ना मुर्शिद, ऐसे ही नहीं वायलेट आप कर सकते। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाहौर के अंदर उमर दराज गोंदल साहब हैं, ये मुझे बता दें कि जेल के अंदर जो ट्रायल होते हैं वहां पर किसी साफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तानी साफ़ी भी नहीं जा सकते। मुझे बताएं क्यों? क्या वो इन कैमरा ट्रायल है या उसमें कोई ओपन कोर्ट नहीं है कि उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? अच्छा, ये यहाँ पर मैं लाहौर के साफ़ियों की ये कमज़ोरी भी कहूँगा कि इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश भी नहीं की होगी इजाज़तनामा लेने की। इस्लामाबाद में क्या हुआ था, अडाला जेल के अंदर जब ट्रायल शुरू हुए ना इमरान खान साहब के, तो उस वक़्त वो कहा गया जी कोई साफ़ी अलाउड नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी साफ़ी हैं उन सबको ये था कि भाई हमें पता चलना चाहिए, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर। अब मेरी तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई केस कैसे चल रहा है, क्या बात हो रही है, क्या दलाइल दिए, जज ने क्या कहा, क्या सबूत पेश हुए। अब हमें ये बातें जब नहीं पता चल रही थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इजाज़त दी कि ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये ओपन कोर्ट है और इसमें कोई भी साफ़ी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा इंकशाफ कर रहा हूँ, वहाँ पर जो साफ़ी जाते हैं आप उनसे किसी दिन पूछिएगा, अगर इसका कोई इनकार करे तो मुझे बताइएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद इजाज़त मिली है, साफ़ी जाकर वहाँ पर बात करते हैं और फिर वहाँ पर जो कवरेज करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, वरना साफ़ी पाकिस्तान का मीडिया भी वहाँ पर अलाउड नहीं था। देखिए ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की को हजीमत तो उठानी पड़ रही है, लेकिन हमारा लोकल मीडिया भी अलाउड नहीं था। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया तो हमें वहां पर इजाजत मिली। अब जो साफ़ी अंदर जाते हैं जरा सुनिएगा, वो अंदर जाते हैं वो और एक पार्टीशन लगी हुई है, जैसे कि अक्सर वो गत्ते की पार्टीशन लगी होती है, सारे साफ़ियों को 13-14 लोगों को अंदर डाल के उस दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। आप बताएं ये दुनिया में कहीं होता है ऐसा? पाकिस्तान के साफ़ी बताते, खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि कोई साफ़ी बाहर निकल के किसी से बात ना कर सके। तो ये वहां पर ओपन ट्रायल हो रहा है, बंद कर दिया जाता जी। है बाहर बाकायदा ताला लगा के पुलिस का एक एहलकार जो है चाबी जेब में डाल लेता है और फिर जब चाय या पानी का वक्फा होता है तो वो डड़बा खोला जाता है और फिर साफ़ी बाहर निकलते हैं, वो बाहर आते हैं जी। अच्छा, तो इसी पे उमर दराज गोंदल साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये सारे डायनामिक्स का भी जिक्र हो रहा है, पाकिस्तानी साफ़ी बिल। मेरा सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है कि ये बरतानवी साफ़ी चार्ल्स ग्लास जो है वो अपनी जाती हैसियत में बतौर दोस्त मिलने की बात कर रहे हैं, अदालती हुक्म लेकर मिलने की बात कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से उनका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है ना कि उसका टाइम जो है वो पूरा हुआ है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं दोनों बातें, एक तो मेकिन साहब कह रहे थे कोर्ट लखपत ट्रायल को ओपन ट्रायल करार दे दिया गया है एक पिटीशन के ऊपर, आप और उसमें साफ़ी अब जा सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चार्ल्स ग्लास वाला मामला, उस जालिम से पूछे यार, आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आते, आपको मोहसिन नकवी नजर नहीं आते, आपको पीपल्स पार्टी की क़यादत नजर नहीं आती, कोई उनका इंटरव्यू तुम लोगों को करने का ख्याल नहीं आता, किसी ने अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की कि मियाँ साहब कभी लाहौर होते हैं, कभी इस्लामाबाद, फिर मरिया भी गए हुए हैं, कोई तो कोशिश करो उनका इंटरव्यू करने की, कोई तो उनकी रेलिवेंस बनाने की कोशिश करो। जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको कौन पाकिस्तान में टिकने देगा? पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान एक रेलिवेंट है और फिर हर रेलिवेंट। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि अगर हुकूमती किसी शख्सियत का वो करते इंटरव्यू तो शायद उनको इजाजत मिल जाती। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।